काम किया, लेकिन फिर भी कभी नहीं आया मौका, लेकिन आज मौका मिल गया। आपके डायरेक्शन में, गाइडेंस में, आपके टैलेंट की वजह से भारत में सिनेमा निरंतर नए आयाम छू रहा है और मेरी कामना है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे, इस वर्ष विशेष रूप से जारी रहे। आप सभी को नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीते 2 दशक से इस म्यूजियम के बारे में किसी न किसी रूप में चर्चा चल रही है। आज इसके लोकार्पण के साथ हमारे सिनेमा के सुनहरे अतीत को एक जगह संजोने का सपना पूरा हुआ है और मैं अनुभव करता हूं कि बहुत अच्छे काम ऐसे हैं, मेरे पूर्वज के लोगों ने मेरे लिए खाटी छोड़े हुए हैं, तो मौका मुझे ही मिलता रहता है। आज जब आप सभी नए भारत के नए सिनेमा को गढ़ने में जुटे हैं, तब मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्योंकि इसमें काफ़ी सभी पीढ़ियां हैं, इसमें पुरानी पीढ़ी के लोग भी हैं और बिल्कुल नई पीढ़ी के लोग भी हैं, और इसलिए मेरे मन में एक सवाल है और आप ही के बीच आया हूं तो शायद वो ज़्यादा उसी तरीके से अच्छा रहेगा। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? आजकल आपके इस जोश की देश में बहुत चर्चा है। नए भारत के निर्माण के लिए आपका ये जोश बहुत मायने रखता है। साथियों, फिल्मों की दुनिया बहुरंगी होती है और उसके कई पहलू होते हैं और नेशनल फिल्म म्यूजियम इन्हीं पहलुओं के दर्शन देशवासियों को या इस विषय में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक अवसर बन करके काम करेगा। नेशनल फिल्म म्यूजियम में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के गौरवशाली इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी, प्रसिद्ध फिल्म हस्तियों के बारे में पता चलेगा और उनके संघर्षों के स्वर्णिम किस्से कहानियों की झलक सामान्य मानवी जान पाएगा, देख पाएगा। मैं समझता हूं कि नेशनल फिल्म म्यूजियम से हमारी युवा पीढ़ी को काफ़ी कुछ देखने, सीखने और समझने का अवसर मिलेगा। थोड़ी देर पहले मैंने भी इस म्यूजियम की व्यवस्थाओं को देखा है। पहले 2 मंजिल जाना था, फिर मन कर गया तो तीसरे पर चले गए। मन में हो रहा था कि आप लोग बैठे होंगे, इंतज़ार करते होंगे, लेकिन बना ऐसा है कि मन कर गया तो आखिर तक चले गए और इसके कारण आपके बीच आने में देर भी हो गई, आपको इंतज़ार भी करना पड़ा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये म्यूजियम हमारी फिल्मों की तरह ही समृद्ध है। इसमें इतिहास का गौरव भी है और भविष्य की ऊर्जा भी है। इसमें प्राचीनता का मान भी है तो इसमें आधुनिकता का सम्मान भी है। यह गुलशन महल का हिस्सा हमारे इतिहास की गवाही दे रहा है, तो दूसरी अत्याधुनिक इमारत हमारे दूरदर्शी होने का प्रमाण देती है। गुलशन महल की इमारत में सिनेमा की शुरुआत की गौरव गाथा है और मुझे बताया गया है कि म्यूजियम के इसी हिस्से में 30 घंटे की ऐसी फुटेज है जिसमें दूसरे विश्व युद्ध में हमारी सेना के शौर्य को दिखाया गया है।
मैं फिल्म डिवीज़न को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसे सेना से लेकर के इसे डिजिटाइज करने का काम किया है और इस डिजिटेशन के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे देश के 20 लाख सैनिक और अधिकारियों का शौर्य अब हमारी आने वाली पीढ़ी जान पाएगी, उनके लिए प्रेरणा होगी। बहुत कम लोगों को मालूम है, ना हमें उस ज़मीन से लेना देना था, ना किसी के झंडे के लिए जड़ना था, मरना था, ना हमारे लिए मर रहे थे, लेकिन मेरे देश के 1.5 लाख जवान पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए हैं। उन चीज़ों को भुला दिया गया है। उसको एक बार शायद इस स्थान पर से इस नए फॉर्म में उस असलियत को देश जान पाएगा, नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। और विश्व को, मैं जब दुनिया के लोगों से बात करता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि आप मुझे पीस मत सिखाइए, हमने शांति के लिए दुनिया में 1.5 लाख जवानों को शहीद किया है, हम वो लोग हैं। ये हमारा इतिहास, हमारी गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। और साथियों, वास्तव में फिल्म और समाज दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस होते हैं। समाज में क्या हो रहा है वो फिल्मों में देखने को मिलता है, और जो फिल्मों में हो रहा है वो समाज में भी आपको नजर आता है। कई बार आपने यह भी देखा होगा कि समाज में आता हुआ परिवर्तन लोग आइडेंटिफाई करें, उससे पहले ही उसकी झलक फिल्मों में मिल जाती है। और मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। कला जगत आने वाले कल को परख लेता है। हम सबको याद है कि आज़ादी के बाद 60-70 के दशक में श्रीमान मनोज कुमार जी की देशभक्ति से भरी फिल्मों का दौर था। इसके पीछे आज़ादी के लंबे संघर्ष ने बड़ी भूमिका निभाई होगी। उसी तरह 70-80 के दशक में एंग्री यंग मैन की एंट्री होती है, लेकिन जब समाज में काफ़ी सुधार हुआ, गुस्सा कम हुआ, तो आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ने लगी। फिल्मों में भी ये रिफ्लेक्शन देखने को मिला। समाज में बदलाव के साथ हर दौर में फिल्में भी बदलती रही। आज हम लोग एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। एक समय हुआ करता था कि जब मेन स्ट्रीम सिनेमा में हीरो हमेशा बड़े शहर से, बड़े परिवार से, मुंबई से, दिल्ली से, चिकनी शरद शुक्ल के साथ नजर आया करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये सिलसिला बदला। टियर 2, टियर 3 शहर के कस्बों से और सामान्य परिवार से ऐसे होनहार नौजवान आ रहे हैं जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई जान दे रहे हैं, अपनी कला के माध्यम से, अपने कौशल्य के माध्यम से। और वैसे भी, और ये जो मैं कह रहा हूँ कि टियर 2, टियर 3 सिटी, छोटे छोटे स्थान से, ये भी एक बदलते भारत का रूप है जो हमने देखा है और हमने अनुभव किया है। आज स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप्स हो, इवन 10th 12th के रिजल्ट आप देखेंगे तो बड़े शहर की बड़ी नामांकन स्कूल के बच्चे नहीं होते हैं, छोटे स्थान से होते हैं। यानी देश की वो ताकत उभर करके बाहर आ रही है। हमने भारत की गरीबी पर तो बहुत फिल्में देखी हैं, भारत की बेबसी पर भी हमने फिल्में देखी हैं। और मेरा मानना है कि ये एक बदलते समाज की निशानी है कि अब प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशंस भी फिल्म में देखने को मिल रहे हैं। वरना हम स्वभाव से वो लोग हैं जिसने गरीबी को वर्च्यू माना है। फटे कपड़े हो, हम सत्यनारायण की कथा
सुनते हैं तो शुरू होता है, एक बेचारा गांव का गरीब ब्राह्मण, वहीं से शुरू होता है। यानी गरीबी को वर्च्यू मानकर ही हमने हमारी साइकी बन गई। लेकिन अब बदलता हिंदुस्तान अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से देखता है, दिखाता भी है। और साहब है, आज समाज के साथ फिल्मों में भी ये बदलाव दिख रहा है। समस्याएं तो है, अब उसका सॉल्यूशन भी है। अड़चन है तो उसे दूर करने का जुनून भी है। भारत बदल रहा है, भारत अपना हल खुद ढूंढ रहा है। अगर मिलियन प्रॉब्लम है तो बिलियन सॉल्यूशंस भी हैं। हम बदल सकते हैं, यह आत्मबल दिख रहा है। और यही वो कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से अब समाज को झकझोरने वाले विषयों को उठाने में झिझक नहीं हो रही है। हम परेशानियों से घबराते नहीं हैं, नहीं छिपाते हैं उसे, बल्कि सामने लाकर उसे दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और न्यू इंडिया का यही वो नया विश्वास है जो एक भारतीय को गर्व से भर देता है। साथियों, आपने एक और ट्रेंड पर गौर किया होगा। पहले फिल्में बनती थी तो 8 साल, 10 साल, 10-10, 15-15 साल लग जाते थे। और बहुत मशहूर फिल्मों की पहचान ये होती थी कि उसे बनने में कितना समय लगा, यानी वो उसकी क्राइटेरिया माना जाता था कि 8 साल बनी, 9 साल बनी, 12 साल बनी, और उसकी चर्चा हुआ करती थी। अब फिल्में बनती हैं, कुछ ही महीने के टारगेट के अंदर तैयार होकर के आ जाती हैं। अब आप सोचिए, देश की योजनाओं के साथ भी क्या पहले वही नहीं होता था? 30 साल, 40 साल, म्यूजियम को भी 20 साल हो गए। और अब कैसे सरकार की योजनाएं एक तय समय में पूरी करने की कोशिश हो रही है, और ये आप सब देख रहे हैं। अगर मैं कहूं कि देश की यंग एस्पिरेशंस को भांपकर आपने पहले ही खुद को विकसित कर लिया तो शायद मेरी बात गलत नहीं होगी। आप 1-2 कदम आगे हैं। आपकी यही शक्ति नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा योगदान करती है। साथियों, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कंटेंट में मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं, एक्शन, रिएक्शन, कॉमेडी, ट्रेजेडी का वो हर पहलू दिखता है जो दुनिया को कनेक्ट करता है। आखिर देश कोई भी हो, मानवीय भावनाएं तो वही होती हैं, और इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इस मर्म को महसूस किया है। मैं एक बार विदेश जा रहा था, हवाई जहाज़ में एक हमारे साथी यात्री एक बैठे थे। बड़े अजब सा सवाल मुझे उन्हें पूछा। बोले, मैं भारत आता रहता हूँ, मैं भारत की फिल्में भी देखता हूँ। बोले, आपके यहाँ ये कलाकार पैर को लिपट करके रोते क्यों है? मंदिर में जाकर के रोते क्यों है? चिल्लाते क्यों है? यानी उसके लिए ये अजूबा था कि हिंदुस्तान में ये कौन सी परंपरा है कि आदमी तुरंत रिलैक्स हो जाता है। उनके लिए अजूबा था। लेकिन हमारी फिल्मों ने उस महारत के द्वारा सामान्य मानवीय की भावनाओं को बड़ी सहजता से प्रवाहित किया है। और मैं मानता हूँ ये छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन वो तब होता है जब कला, कलाकार और साहित्यकार जमीन से जुड़े होते हैं, तब वहीं से ये बीज अंकुरित होता है। तब वो होता है। बात चाहे फन पैदा करने की हो या फैन बनाने की, हम यहाँ भी अपना असर डालते हैं। मैं फिल्म जगत के को इस उपलब्धि के लिए मैं सचमुच में हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं देख रहा हूँ आज हमारा युवान अगर बैटमैन का फैन है तो साथ में बाहुबली का भी फैन है। हमारे किरदारों की भी अब ग्लोबल अपील है। साथियों, भारत के सॉफ्ट पावर की शक्ति
मैं समझता हूं कि उसमें हमारी फिल्मों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये फिल्में ही हैं जो पूरे विश्व में भारतीयता का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय फिल्में भारतीयता का आईना रही है। दुनिया को भी वह अपनी ओर आकर्षित करती रही है। हमारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचाती रहती हैं, साथ ही पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाने, भारत का ब्रांड बनाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम सब जानते हैं कि राज कपूर साहब की फिल्मों को लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी गजब की दीवानगी होती है। और मैं ये प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ जब मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। मैंने कुछ देश के राष्ट्रपति देखे हैं जो पूरे हिंदी फिल्म की गाने बढ़िया ढंग से गाते हैं जी। मैं अभी इजराइल गया था, तो रात को इजराइल के प्रधानमंत्री जी के घर में खाना खाने गया था। हम 2 ही लोग थे, ऐसे ही मेरा ज़रा दोस्ताना ज़्यादा रहता है, बड़ा तामझाम वाला कम रहता है। तो ऐसे ही बातें चल पड़ी। अब हम इतना ट्रैवलिंग करके गए थे, लेकिन रात 2-2:30 बजे तक हम बैठे ही गप्पे चलते रहे हमारे, काफ़ी बातें सुन। तो उन्होंने मुझे इच्चक दाना पूरा गीत सुनाया जी। अब इजराइल के प्रधानमंत्री हमारी भाषा नहीं जानते, उसका अर्थ क्या होता है मालूम नहीं है। मुझे भी इच्चक दाना का अर्थ मालूम नहीं है। और यही तो फिल्म इंडस्ट्री की ताकत है जी। और मुझे याद है कि जब कुछ समय पहले मैं दक्षिण कोरिया गया था, साउथ कोरिया, तो वहाँ राष्ट्रपति जी ने भोजन दिया था। तो भोजन के समय बच्चों का परफॉर्मेंस का एक कार्यक्रम रखा था। तो स्कूल के बच्चे हाथी मेरे साथ ही उसका गाना गाया और एक्शन के साथ गाया। तो बाद में मैंने बच्चों को मिला, मैंने कहा ये आपको मालूम है क्या गा रहे थे आप? कुछ बच्चे बता पाए हाथी का मतलब क्या होता है, बाकी मालूम नहीं था। तो मैंने कहा इतना बढ़िया आपने किया, इतने कम समय में कैसे मेहनत करके किया। अब देखिए प्रभाव है हमारी इंडस्ट्री का। फिर मेरा भी मन कर गया, तो मैंने आकर के उस गीत को कोरियन लैंग्वेज में डबिंग करवाया और मैंने उसको वापस भेजा स्कूल के बच्चों को। देखिए ये ताकत है आपकी।